हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग पेजेस को डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया को हम नेशनलिज्म इन यूरोप को हम डिस्कस कर रहे थे। नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें से अभी तक हमने पढ़ा है रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी हमने पढ़ ली। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है, चलिए उसे स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, या आपसे पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कहो या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कहानी, बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करोगे। देखो बेटा, बैकग्राउंड में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है, रोमांटिज्म के बाद हमने एक और लेक्चर लाया था, हंगर, हार्डशिप एंड द रिवोल्ट। अब हमने पढ़ा होगा 1840s के ऑनवर्ड्स। 1840s के ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो यूरोप की कंट्रीज है, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे हम जर्मनी की बात करें जो कि तब नेशन स्टेट था ही नहीं, वी विल डिस्कस, चाहे हम इटली की बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें या और किसी देश की बात करें, ये सारे कंट्रीज दैट क्लियर दे वर फेसिंग अ सिमिलर क्राइसिस। अब इन सारे कंट्रीज में क्या था? फूड क्राइसिस की सिचुएशन थी। फूड क्राइसिस या जिसको फेमीन कहा जाता है, FAMIN, फेमीन, दैट इज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब 1840s के टाइम में यूरोप एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, दैट इज फूड क्राइसिस, दैट क्लियर। और आम आदमी स्टारवेशन का शिकार हो रहा है। यह आपने फ्रांस में भी देखा और यही आज हम अपनी कहानी में देखेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, दैट क्लियर। इसका मतलब जर्मनी, इटली, फ्रांस या बाकी सारे देशों में क्या हो रहा है बेटा, यूरोप की लोग फूड क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब ये फूड क्राइसिस का शिकार हो रहे थे 1840s में, तब जाके जर्मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ जर्मनी एज ए नेशन। जर्मनी एज ए नेशन था ही नहीं। तब जर्मनी क्या था? जर्मनी डिवाइडेड था 38 स्टेटों में, यानी जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। और मॉडर्न डे जो जर्मनी है 1840s या 1850s में, मॉडर्न डे जर्मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। और इसी जर्मनी में आप क्या देख रहे हो कि 38 राज्यों में, 38 स्टेट्स में डिवाइडेड है ये जर्मनी। और इसी जर्मनी में इज़ क्लियर आम आदमी भूखमरी से परेशान है, फूड क्राइसिस फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में आ रहे फेमीन, दैट क्लियर। यानी जर्मनी में फेमीन जब आ गए, दैट समझ में आ रहा, जब फेमीन आ गया, फेमीन जैसी सिचुएशन आ गई तो इनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड आ गई। फेमीन का मतलब है जर्मनी में ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट हुई, बारिशें हुई नहीं, बारिशें नहीं हुई तो सूखा पड़ गया 1840s में, और फूड प्रोडक्शन बहुत कम हुई। और जब फूड प्रोडक्शन कम हुई तो आम आदमी किसकी वजह से मारने लगा? स्टारवेशन का शिकार होने लगा। अब याद रख लेना, इसका मतलब अगर हम देखेंगे जर्मनी जैसे देश में, यानी तब तो जर्मनी कोई नेशन स्टेट नहीं था, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। रादर जर्मनी क्या थी? 38 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। अब इन्हीं 38 स्टेट्स में याद रख लेना, सबसे बड़ी चीज क्या है? दैट इज द पीपल ऑफ 38 स्टेट्स आर फेसिंग स्टारवेशन, हंगर क्राइसिस। या हम लिखेंगे हंगर क्राइसिस। सर रीजन क्यों? क्योंकि हंगर क्राइसिस के पीछे का रीजन है फेमीन, इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हुई क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ। और क्रॉप फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी में आ गया सूखा, यानी बारिशें नहीं हुई। अब जब जर्मनी के लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे थे, तो जर्मनी का इसी टाइम में 1840s में ही, 1848 में लिबरल मिडिल क्लास इमर्ज हो गया। लिबरल मिडिल क्लास। अब इस क्लास के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, मिडिल क्लास। इस क्लास के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट क्लियर। और अगर आप उनको देखोगे तो ये आपको लेक्चर बड़े बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब ये लिबरल मिडिल क्लास क्या है? दे वर एजुकेटेड पीपल, दे वर प्रोफेशनल्स। इसमें प्रोफेशनल्स आएंगे, वेल्दी बिजनेसमैन आएंगे, अमीर लोग, मर्चेंट्स आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
अब ये सारे मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास, रादर अगर हम सही से कहेंगे तो अपर मिडिल क्लास। अब अपर मिडिल क्लास क्या चाहता है? देखो, अपर मिडिल क्लास को लगा कि जर्मनी के 38 स्टेट्स में, या जो प्रेजेंट है जर्मनी है, तब तो जर्मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था, कौन सी सिचुएशन हो रही है? क्रॉप फेलियर है, यानी फेमिन हो रहा है, ज़ैड फेमिन आ रहा है, और लोग भूखमारी का शिकार हो रहे हैं, ज़ैड के लिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए ज़ैड के लिए। देखो बेटा, मैं आपको समझा दूं, आम आदमी जब भी, याद रख लेना, रिवोल्ट करेगा, आम आदमी रिवोल्ट तभी करेगा जब उसकी पेट पे लात पड़ेगी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में होगा, ब्रेड क्राइसिस देखे होंगे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लुई 16 के खिलाफ जनता हुई, वहां जनता फेस कर रही है ब्रेड क्राइसिस, दैट इज जनता के पेट पे पड़ रही है लात। और आम आदमी की अकल कब आ जाती है बेटा? जब उसके पेट पे लात पड़ेगी। और आम आदमी का रेवोल्यूशन, याद रख लेना, पावर के लिए नहीं होगा, आम आदमी का रेवोल्यूशन हमेशा पेट के लिए होगा। लेकिन मिडिल क्लास जब भी ये रेवोल्यूशन लाना चाहेंगे, इनके पीछे का रीजन होगा पावर, ये सत्ता में आना चाहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी एक लेक्चर पढ़ा था जहां में मैंने कहा था ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर, अगर उसको भी आप देखोगे ये बेस्ट समझ में आएगा। दैट मीन्स, अगर हम इन शॉर्ट कहेंगे, 1848 में जो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जर्मनी से, यानी प्रेजेंट डे जर्मनी से, तब तो जर्मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था, उसके पीछे का पहला कारण क्या है कि जर्मनी जो है, जर्मनी का आम आदमी फूड क्राइसिस का शिकार हो रहा है, और इसी चीज का फायदा उठा रहा है जर्मन मिडिल क्लास, जिसमें प्रोफेशनल्स है, जिसमें बिजनेसमैन है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, याद रख लेना, इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और इन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। जनता को क्या करना शुरू कर दिया? मोबिलाइज। ये जनता का मसीहा बनने लगे मिडिल क्लास। अब जनता को थोड़ी पता है कि मिडिल क्लास अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। अब ये चार चीजें डिमांड करते हैं। मिडिल क्लास, जो लिबरल मिडिल क्लास है जर्मनी का, यानी जो प्रेजेंट है जर्मनी का, तब तो जर्मनी था ही नहीं, इन्होंने क्या चीजें डिमांड की? पहली चीज, ये चाहते थे जर्मनी को पहले नेशन स्टेट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? नेशन स्टेट, यानी इन 38 स्टेटों को जोड़ा जाए। अब जोड़ेंगे कैसे? वी विल डिस्कस। ये इनकी पहली डिमांड थी। दूसरी, कि जर्मनी में लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट या स्टेट जो होगी उसके पास होने चाहिए लिमिटेड पावर्स। क्या होने चाहिए बेटा? लिमिटेड पावर्स। या मोनार्की का एंड होना चाहिए, एंड ऑफ मोनार्की। ये पहली चीज लाना चाहते हैं। तो मिडिल क्लास जो 1848 में रेवोल्यूशन छेड़ रहा है ज़ैड के लिए, लिबरल नेशनल रेवोल्यूशन जो आ रहा है ज़ैड के लिए 1848 में, तो उनके पीछे का सबसे पहला मकसद क्या है? मेन रीजन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना चाहते हैं, यानी एक ऐसी सरकार जिसके पास लिमिटेड पावर हो, या मोनार्की का खात्मा, एंड ऑफ मोनार्की। ये चाहते हैं कि जर्मनी के हर स्टेट में मोनार्की को खत्म किया जाए और जर्मनी को यूनाइट किया जाए। अब ये तो पहली चीज। सर, इससे मिडिल क्लास का क्या फायदा है? जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगी तो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। क्या होंगे बेटा? रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उससे क्या होगा? अब मिडिल क्लास के पास प्रॉपर्टी है बेटा, मिडिल क्लास, अब बिजनेस वाले के पास ही प्रॉपर्टी होगी, आम जनता के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, आम जनता तो भिखमंगी है बेचारी। अब मिडिल क्लास के पास प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को कभी भी जर्मनी का मोनार्क, यानी जर्मनी के राज्य में जहां जहां मिडिल क्लास है वहां वहां उसकी प्रॉपर्टी है। अब मोनार्क, ग्रेडी मोनार्क हुआ करते थे, वो इस प्रॉपर्टी को कभी भी छीन सकते थे मिडिल क्लास है। इसीलिए चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, और जहां जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्टी को सिक्योर करवाए। तो मिडिल क्लास जो है लिबरल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इसके पीछे का पहला रीजन इनका है कि ये चाहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बने जिनसे इनकी प्रॉपर्टी को बचाया जाए मोनार्क से, लालची मोनार्क से। यह पहला चीज। दूसरा, ये चाहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। क्या हो बेटा? फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? अब देखो, जब प्रेस पे बैन नहीं लगेगी, यानी प्रेस पे फ्रीडम होगी, तो उससे क्या मिलेगा? उससे क्या होगा? ये अपने लिबरल आइडियाज को क्या कर सकते हैं बेटा? ये अपने लिबरल आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं। लोगों तक नेशनलिज्म का नारा पहुंचाएंगे, लोगों तक इक्वालिटी पहुंचाएंगे, लोगों तक लिबरलिज्म का कंसेप्ट पहुंचाएंगे। लेकिन ये तभी पहुंचाएंगे जब प्रेस पे बंदिशें नहीं लगेगी। और फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी तभी तो ये मोनार्क्स को क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं बेटा। और जब मोनार्क्स को क्रिटिसाइज करेंगे तभी तो जस्टिफाई करेंगे कि देश में होना चाहिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या होनी चाहिए? या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहो, इन शॉर्ट।
दैट क्लियर। और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन होगा मैं बाद में बता दूंगा। यह है दूसरी चीज, दैट क्लियर। तीसरा ये चाहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए। अब उससे क्या होगा सर? उसे मिडिल क्लास का कैसे फायदा? देखो जब मिडिल क्लास पार्टी बनाएगा तो यूनिटी में बड़ी ताकत है। अब एक आदमी की आवाज हुकूमत को नहीं हिला सकती, लेकिन एक पार्टी की आवाज हुकूमत को हिला सकती है। और पार्टी कब बनेगी? जब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी। और जब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी तो तभी क्या कर सकते हैं बेटा? तभी हम जो है ये मिडिल क्लास जो है ये क्या हो जाएगा? ये मर्ज हो जाएगा, यानी ये कंबाइन हो जाएगा। और तभी इनकी आवाज में एक क्या हो जाएगी बेटा? इनकी आवाज में एक बुलंदी आ जाएगी, यानी इनकी आवाज में क्या होगी बेटा? इनकी आवाज पावरफुल बनेगी। तो पहला चीज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसमें भी इनका फायदा है। दूसरा चीज आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तो अपने लिबरल आइडियाज लोगों तक पहुंचा सकेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तो मोनार्की को क्रिटिसाइज करेंगे। एंड तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टी बनाएंगे तभी तो सत्ता में आएंगे। दैट क्लियर। तो ये तीन चार चीजें चाहते हैं कौन? मिडिल क्लास। अब हमें पता है ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन इन चीजों को चाहने से पहले ये क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि पहले ये सारी चीजें आए, और ये सारी चीजें तभी आएगी जब जर्मनी को यूनाइट करेंगे। और इसके लिए इन्होंने सोचा कि आम आदमी तो भूख से मार रहे, तो क्यों ना आम आदमी को मोबिलाइज किया जाए। और आम आदमी बेचारा आम की तरह सोचने लगता है। दैट क्लियर। और आम आदमी को मोबिलाइज किया गया। नाउ प्लीज टेट ऑन स्टैंड। उसके बाद क्या किया इन्होंने बेटा? इन्होंने स्टेट्स में इलेक्शन करवाए। क्या करवाए? याद रखना, स्टेट्स में इलेक्शन करवाए गए, यानी जर्मनी के 38 स्टेट्स में इलेक्शन करवाए गए। और जब इलेक्शन करवाए गए, और वहां भी याद रख लेना, वहां भी जो वर्कर है या लेबर्स जो है या वोमेन जो है या स्लेव्स जो है, इनको एक्सक्लूड किया गया। ये याद रख लेना, दे वर एक्सक्लूडेड। इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। आम आदमी यहां से भी एक्सक्लूड किया गया। और याद रख लेना, वोटिंग राइट किनके पास होंगे? दोज हु आर एजुकेटेड, दोज हु आर टैक्स पेयर्स। डेफिनेटली पीजेंट्स के पास वोटिंग राइट्स है, दैट क्लियर, समझ में? लेकिन वर्कर के पास नहीं होगा, लेबर के पास नहीं होगा, स्लेव के पास नहीं होगा, वोमेन्स के पास नहीं होगा। और इसीलिए याद रखना, इन्होंने क्या किया? इलेक्शन करवाए और इलेक्शन में इलेक्टोर्स को चुन लिया। और यही इलेक्टोर्स क्या करेंगे? ये यानी पहले इलेक्शन करवाए, इलेक्टोर्स को चुन लिया, और ये इलेक्टोर्स इलेक्शन करवाएंगे और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। यानी ये 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को जो चुनने का तरीका था दैट वाज इनडायरेक्ट, यानी यहां डायरेक्टली इलेक्शन नहीं किए गए। यहां पहले इलेक्टोर्स को खड़ा किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब आपने पढ़ा होगा इलेक्शन का सिस्टम, वही सिस्टम यहां भी लाया गया। इलेक्टोर्स ने आपस में इलेक्शन किया, वहां से इलेक्शन किया और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया। क्यों चुन लिया मैं समझा दूंगा। और ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया, ये चुना गया इनको इनडायरेक्टली। ये 831 रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे क्या? क्या करेंगे बेटा? ऑन 28 में 1848 ये कहां मार्च कर रहे हैं? ये 1831 रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स फ्रैंकफर्ट। ये याद रख लेना। अब ये फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, एक शहर है। कहां का? जर्मनी का। ये याद रख लेना। अब सर यहां क्या करना चाहते हैं? ये याद रख लेना, यहां एक चर्च में मिलना चाहते हैं जिसको कहते हैं सेंट पॉल, यानी ये एक चर्च है। और यहां क्या करेंगे? यहां जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स इलेक्शन जो हो रहा है, जहां इलेक्टोर्स चुने जाते हैं, इलेक्टोर्स इनडायरेक्ट वे में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और यही 831 रिप्रेजेंटेटिव्स में 1848 में मार्च कर रहे हैं। कहां की ओर जा रहे हैं? फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट क्या है? एक शहर है जर्मनी का। और यहां एक चर्च है जिसको कह रहे हैं सेंट पॉल चर्च। और यहां ये क्या बनाना चाहते हैं? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। नाउ इतनी तो आपको इतिहास में समझ में आया होगा। नाउ प्लीज स्टार्ट ऑन स्टेज। 1848 रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं लिबरल्स का। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, व्हेन दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रख लेना, मैं बता दूंगा। इन्होंने याद रख लेना, इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन ये बनाए इन्होंने यूनिफाइड जर्मनी के लिए। किसके लिए? यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन 38 स्टेट्स पे लागू होगा, इनके हिसाब से लागू होना चाहिए। दैट के लिए जब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो याद रख लेना, इन्होंने कहा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन याद रख लेना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रूशिया के किंग को, तब जर्मनी में एक स्टेट हुआ करती थी जिसका नाम है प्रूशिया,
ये इनका अपना किंगडम हुआ करता था। और इसी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर। अब ये फ्रेडरिक विलियम फोर जो थे, ही वाज द किंग ऑफ प्रूशिया। अब जब इन्होंने 1831 रिप्रेजेंटेटिव्स में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस आदमी को, इस किंग को ऑफर कर दिया कि आप बन जाओ इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्या बन जाओ बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब है मोनार्क विद लिमिटेड पावर्स, नाम का आदमी। लेकिन ये फ्रेडरिक विलियम क्या है? ये एब्सोल्यूट मोनार्क है, याद रख लेना। ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क मींस वो राजा जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होंगे। और ये किसका एब्सोल्यूट पावर है? ये किस स्टेट का एब्सोल्यूट किंग है? एब्सोल्यूट मोनार्क है, ये है प्रूशिया का एब्सोल्यूट मोनार्क। और जब इन्होंने 1831 रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब 1848 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसके बाद इन्होंने ऑफर कर दिया फ्रेडरिक विलियम को कि आप इस यूनिफाइड जर्मनी का क्या बन जाओ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। दैट के लिए समझो। लेकिन कहा जाता है कि जब इन्होंने ऑफर कर दिया, तो ये इस किंग ने क्या कर दिया कि विलियम ने कर दिया इस ऑफर को रिजेक्ट। ही रिजेक्टेड द ऑफर। इसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। अब आप कहोगे क्यों? अब कौन सा आदमी राजा जो होगा, राजा की गद्दी पे होगा, वो गंगू तेली बनना चाहेगा? अब ये आदमी एब्सोल्यूट मोनार्क है। अब जब ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा, नो डाउट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनेगा जर्मनी का, इज़ पूरी जर्मनी का, इज़ दैट क्लियर? लेकिन ये तो नाम का मोनार्क रहेगा ना, क्योंकि काम तो कोई और करेगा, काम तो ये करेगा ही नहीं, इज़ दैट क्लियर? क्योंकि इसके पास तो फिर लिमिटेड पावर्स होंगे। इसलिए इस आर्मी ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। इसने कहा बाढ़ में गया आपका ऑफर, इज़ दैट क्लियर? हमको झांसे में ला रहे हो क्या? हमको बेवकूफ समझे हो क्या? समझ में आ रहा? और इसने क्या किया, इसने यूरोप के बाकी मोनार्क से मिल गया। यानी जितने भी जर्मनी के मोनार्क हुआ करते थे, क्योंकि जर्मनी का कौन कंसेप्ट था ही, जर्मनी छोटे छोटे किंगडमों में बटी थी और हर किंगडम में एक मोनार्क डेफिनेटली होगा। तो इसने क्या किया, इसने मोनार्की को कंबाइन कर दिया और ये मोनार्की ने क्या भेजी, अपनी सेना भेजी, आर्मी को भेजा गया, ताकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बन रहा है इसको डिसबैंड किया जाए। क्या किया जाए? इसको हटा दिया जाए, डिसबैंड किया जाए। और यही हुआ, आर्मी भेजी गई और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड किया गया। अब आप कहोगे सर क्या लोग इतने कमजोर थे कि उन्होंने इस पार्लियामेंट को डिसबैंड होने दिया? मैं बता दूंगा उसके पॉसिबल रीजन। पहला रीजन, जब इन्होंने बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो सारे लोग मिलके 831 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां चले गए। लेकिन याद रखना ना, ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे वेल्दी बिजनेस क्लास के, बिजनेसमैन, वेल्दी बिजनेसमैन। अब यहां इनको आपस में ही क्या हुआ बेटा, इनके आपस में कंट्राडिक्शन हुई। किसके बीच में? यहां बिजनेसमैन की लड़ाई हुई लेबर के साथ, लेबर या वर्कर के साथ। कैसे, मैं समझा दूंगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई तो लेबर डिमांड कर रहा था कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जॉब सिक्योरिटी रखी जाए, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए वेजेस को बढ़ाया जाए। लेकिन डेफिनेटली अब बिजनेसमैन जब वेजेस बढ़ाएगा तो बिजनेसमैन खतरे में तो आएगा, क्योंकि लेबर और बिजनेसमैन हमेशा क्या है, सांस और बहू है। अब ये सांस है, ये बहू है। अगर बिजनेसमैन ज्यादा वेजेस रखेंगे तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट नीचे आ जाएगा और बिजनेसमैन ये चाहेगा ही नहीं कि उसका प्रॉफिट नीचे आ जाए, दैट के लिए। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, वर्कर्स और लेबर्स की जितनी भी डिमांड्स थी उनको क्या किया, रिजेक्ट किया। और जब रिजेक्ट कर दिया, दैट क्लियर, तो वर्कर और लेबर ने क्या किया, जब राजा अपनी आर्मी भेज रहा था तो वर्कर और लेबर ने कहा कि भाड़ में गया कॉन्स्टिट्यूशन, यार हमारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं गया। इसीलिए याद रख लेना, ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, ये जो मिडिल क्लास का अटेम्प्ट था रेवोल्यूशन लाने का, यहां ये फेल हुए। पहला फेलियर का रीजन कि यूरोप के मोनार्क्स कंबाइन हुए, ये पहला फेलियर का रीजन है। दूसरा कि इनकी सोशल बेस, दे इरोडेड देयर सोशल बेस, इरोजन ऑफ सोशल बेस। अब ये इरोजन का मतलब क्या है, इरोजन ऑफ सोशल बेस। इरोजन ऑफ सोशल बेस का मतलब है कि इस मिडिल क्लास ने जो ये रेवोल्यूशन लाना चाहता था, इसने वर्कर और लेबर का सपोर्ट खो दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कुछ रखा ही, तो इन्होंने कहा कि बाढ़ में गया कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ दैट, तो ये अपना सपोर्ट वापस करके और आर्मी को, इन वेल्दी मैन बिजनेसमैन को दबाना इजी हो गया, क्योंकि ये तो सपोर्ट लॉस्ट कर चुके थे। और एक और रीजन है कि वुमेन जो है बेटा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब ये रेवोल्यूशन लाया जाता था, हर रेवोल्यूशन में वुमेन का एक बड़ा पार्टिसिपेशन था। अगर हम वुमेन्स की बात करें, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी, इन्होंने नई नई एसोसिएशन बनाई थी, इन्होंने नए नए न्यूज़पेपर निकाले थे, इज़ दैट क्लियर। और रेवोल्यूशन में क्या कर रहे थे
जितना मेल की पार्टिसिपेशन हो रही थी रेवोल्यूशन में, उतनी ही पैरेलली फीमेल्स की पार्टिसिपेशन हो रही थी। लेकिन क्या हुआ बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम आया तो तब इनको क्या किया गया, तब इनको रखा गया ऑब्जर्वर्स। इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। जब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता था तो तब वुमेन्स के पास वोटिंग अधिकार ही नहीं हुआ करते थे। तो यहां से दूसरा सेगमेंट जेड क्लियर इस नए पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बन रहा। दैट मीन्स वोमेन जो है, जब वोमेन्स को खाली ऑब्जर्वर बनाया गया, वोमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले, तो ये याद रख लेना, ये पार्लियामेंट वोमेन्स का सपोर्ट भी खो गया और मोनार्की को इसको दबाना आसान हो गया इस क्योंकि अब ना इसमें लेबर ना वर्कर है, ना इसमें वोमेन है। इसलिए रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो राजा महाराजाओं को इस रेवोल्यूशन को दबाने में उतनी दिक्कतें नहीं हुई। क्लियर ना, आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से याद रख लेना, ये जो 1848 का रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे लिबरल मिडिल क्लास, ये अटेम्प्ट फेल हो गया। क्या हो गया बेटा, फेल। अब फेलियर के पीछे की कहानी तीन है। पहला, मोनार्की कंबाइन हुई, उन्होंने आर्मी भेज दी, पहला रीजन। दूसरा, ये अपनी सोशल वेस खो गई क्योंकि लेबर और वर्कर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और लेबर और वर्कर विड्रा कर रहा है अपना सपोर्ट। तीसरा, वुमेन भी अपना सपोर्ट विड्रा कर रही बिकॉज दे वर मियर ऑब्जर्वर्स, उनको ना वोटिंग राइट्स मिले, ना उनको यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने का कोई अधिकार मिला। दे वर ऑब्जर्वर्स, और वहां से भी इनकी सोशल बेस एरोड हो गई, यानी सोशल सपोर्ट कम हो गया एंड फाइनली इस लिबरल मिडिल क्लास को दबाया गया और ये जो रेवोल्यूशन आने की कोशिश कर रहे थे, ये रेवोल्यूशन क्या हो गया, फेल। लेकिन रेवोल्यूशन फेल हो गया। देखो बेटा, मैंने आपसे कल्चर में एक और बात कही थी, मैंने कहा था हम किसी की जमीन पे क्या कर सकते, कब्जा कर सकते, लेकिन उसकी आइडेंटिटी उससे नहीं छीन सकते। नो डाउट कि लिबरल का ये जो इनिशिएटिव था रेवोल्यूशन लाने का, ये फेल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज फैला चुके थे यूरोप की सोसाइटी में, ये आइडियाज अब धीरे धीरे फॉरेस्ट फायर की तरह फैलने लगेंगे और मोनार्की खतरे में आ जाएगी। इसीलिए यहां से मोनार्की को रियलाइज हुआ, क्या हुआ बेटा, रियलाइज हुआ कि जो रेवोल्यूशंस आ रहे हैं और हम इन रेवोल्यूशंस को जब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा। कल एक और नया रेवोल्यूशन आएगा, हम फिर से दबाने की कोशिश करेंगे, फिर इससे बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, फिर हम फिर से दबाएंगे और हो सकता है फिर कोई और बड़ा रेवोल्यूशन आए। इसीलिए दे रियलाइज, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। दैट मीन्स इस रेवोल्यूशन ने क्या कर दिया, दिस रेवोल्यूशन नॉक्स द डोर्स फॉर द रिफॉर्म। और पहला रिफॉर्म यानी चेंजेस लाएगी। पहला रिफॉर्म सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी थी। ईस्टर्न यूरोप में मोनार्की ने पहली चीज को एबॉलिश किया, दैट इज कॉल्ड सर्वडम सिस्टम। अब सर्वडम सिस्टम में पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, अगर यहां इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब पुराने लेक्चर देखिएगा जो आपको सर्वडम सिस्टम पूरा समझ में आएगा। तो पहले इन्होंने क्या एबॉलिश कर दिया, दे अबॉलिश द सर्वडम सिस्टम। पहला अच्छा बदलाव यूरोप के समाज में। दूसरा अच्छा बदलाव जो यूरोप के समाज में किया गया, दैट इज बॉन्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूर को एबॉलिश किया। बॉन्डेड लेबर, इस सिस्टम को भी एंड किया गया। द सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसको भी क्या किया गया बेटा, एंड किया गया जेड के लिए। तो यहां से कहीं ना कहीं जेड के लिए कुछ बदलाव लाए गए। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कुछ बदलाव लाए गए और ये बदलाव जेड के लिए, ये बदलाव इसीलिए लाए गए थे क्योंकि लिबरल्स का जो अटेम्प्ट था रेवोल्यूशन लाने का, नो डाउट वो फेल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेवोल्यूशन ने कई सारे बदलाव यूरोप की सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाए मोनार्की से। तो अगर हम मोटा माटी इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, मैंने क्या कहा बेटा कि यूरोप की सोसाइटी जो है फेस कर रही थी हंगर क्राइसिस, और इस चीज का बड़ा फायदा उठाया मिडिल क्लास ने। इन्होंने कहा कि लोगों को मोबिलाइज करें, आसान है क्योंकि अभी तो ये राजा के खिलाफ ऑलरेडी है क्योंकि हंगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम क्या करें बेटा, क्यों ना हम एक रेवोल्यूशन लाए। अब इस रेवोल्यूशन के पीछे की इनकी कहानी में बता चुका, इनके खुद के इंटरेस्ट छुपे थे जेड के लिए। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन करवाए, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनाव, वो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चले गए। वहां एक चर्च था जिसको कहते हैं सेंट पॉल चर्च, वहां मिल गए और ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जब इन्होंने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जेड के लिए, फिर इन्होंने ऑफर कर दिया वहां के किंग को जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम। ये प्रूशिया का किंग हुआ करता था, जर्मनी की एक सिटी जिसका नाम प्रूशिया था, उसका एक किंग हुआ करता था। उसको इन्होंने ऑफर कर दिया कि आप इस यूनिफाइड पूरी जर्मनी के क्या बन जाओ, आप इस पूरी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ। लेकिन वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो यूनिफाइड जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता तो डेफिनेटली वो अपना पावर खो जाता। दैट मींस वो नाम का आदमी रह जाता, नाम का मोनार्क रह जाता। इसीलिए उसने क्या कर दिया, बाकी मोनार्क्स को कंबाइन कर दिया और इस रेवोल्यूशन को दबाने की कोशिश की, और आर्मी और मोनार्की मिलकर इस रेवोल्यूशन को दबा गए। ये पहला फैक्टर है कि
रेवोल्यूशन फेल हुआ। दूसरा फैक्टर इस रेवोल्यूशन के फेल होने की वजह है कि इस रेवोल्यूशन की सोशल बेस कम होगी, क्योंकि लेबर और वर्कर क्लास जो है इस रेवोल्यूशन का बाद में हिस्सा ही नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा बेटा कि लेबर और वर्कर दे वर डिमांडिंग, उनको लगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इस 831 रिप्रेजेंटेटिव्स में सबसे ज्यादा वेल्दी मिडल ये बिजनेसमैन थे, इज दैट क्लियर, यानी कैपिटलिस्ट से जिनकी इंडस्ट्री थी। और अगर कहीं ना कहीं हम लेबर्स की डिमांड को मान लेते तो शायद बिजनेसमैन नाराज हो जाते, इज दैट क्लियर। इसीलिए मैंने कहा ये सांस बहू का चक्कर था, इज दैट क्लियर। अगर सांस को खुश रखेंगे तो बहू नाराज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लेबर के सेंटिमेंट शॉर्ट हो गए, तो लेबर ने भी क्या अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। वुमेन जो कि रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर गई, एसोसिएशन बन गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, या डिफरेंट न्यूज़पेपर बना दिए उन्होंने, इज दैट क्लियर, जहां वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे थे, जहां वो ये आइडियाज फैला रहे थे। लेकिन लेटर ऑन उनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनको ना तो उनको वोटिंग अधिकार मिले, ना ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई मौका मिला, और ऑब्जर्वर्स बनाए गए। तो वो भी क्या कर गए बेटा, इस रेवोल्यूशन से उन्होंने भी सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। एंड फाइनली ये तीन वजह बन गई इस रेवोल्यूशन के फेल होने की। लेकिन रेवोल्यूशन फेल तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लिबरल आइडियाज यूरोप में आग की तरह फैलते गए, और इन्हीं लिबरल आइडियाज की वजह से मोनार्की को रियलाइज हुआ कि कब तक हम रेवोल्यूशन को दबाते जाएंगे। एक रेवोल्यूशन आएगा फिर से दबाएंगे, लेकिन फिर से एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और फिर से दबाएंगे, लेकिन ये कब तक ये साइकिल चलेगा। इसीलिए इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जैसे सर्वडम सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, इज दैट क्लियर, और बॉन्डेड लेबर, इज दैट क्लियर, इसको भी अबॉलिश कर दिया। समझ में आ रहा है? तो पहला जो अटेम्प्ट 1848 का जो लिबरल मिडिल क्लास ने लिया था जर्मनी के 38 स्टेट्स को, इज दैट क्लियर, यूनाइट करने का, वो नो डाउट फेल हुआ, इज दैट क्लियर। समझ में आ रहा है? और बाकी आज कल के लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा फिर ये जर्मनी को यूनाइट करेगा तो करेगा कौन। आई होप कि आपको समझ में आया। विद दिस वे एंडेड टुडेस ब्यूटीफुल सेगमेंट। अगर आपका कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो, फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।